क्या आपने कभी 500 रुपए खर्च करके कोई विज्ञापन देखा है? सच में सोचिए, एक पल के लिए आंखें बंद करके कल्पना कीजिए। आप घर पर लेटे हुए हैं, मोबाइल हाथ में, YouTube पर कोई वीडियो चल रहा है। अचानक स्क्रीन पर एक विज्ञापन आता है, सिर्फ 5 सेकंड का, लेकिन आपकी उंगली पहले से ही स्किप ऐड बटन पर तनी हुई है। आप बेचैन हो जाते हैं, अरे यार 10 रुपए का डेटा भी बर्बाद हो जाएगा, और स्किप दबा देते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं। विज्ञापन वो तो फ्री में भी देखना गवारा नहीं। लेकिन फिर एक अजीब, लगभग असंभव सी बात हो रही है इस देश में। लोग जानबूझकर अपने जेब से 500, 600, कभी-कभी 1000 रुपए तक का टिकट खरीद रहे हैं। वो थिएटर के बाहर लंबी लाइन में खड़े हो रहे हैं, गर्मी में पसीना बहाते हुए टिकट काउंटर पर पहुंचते हैं। अंदर घुसते हैं, लाइट्स बुझती हैं, एसी की ठंडी हवा चेहरे पर लगती है, पॉपकॉर्न का पैकेट खुलता है, और फिर 2.5 घंटे तक बिना एक बार भी मोबाइल निकाले, बिना बोर हुए, बिना ऊबे एक अनुभव देखते हैं। नहीं, ये कोई साधारण फिल्म नहीं है। ये एक ऐसा अनुभव है जो फिल्म से कहीं ज्यादा लगता है। एक बेहद महंगा, बेहद चतुर और बेहद खतरनाक चुनावी राजनीतिक विज्ञापन। आप 500 रुपए देते हैं और बदले में मिलता है 150 मिनट का ऐसा नैरेटिव जो आपके दिमाग में इतना गहरा उतर जाता है कि आप उसे इतिहास समझने लगते हैं। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। ये कहानी सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस तरीके की, उस शिल्प की, उस मनोवैज्ञानिक युद्ध की जिससे कहानियां बनाई जाती हैं। कहानियां इतनी खूबसूरत, इतनी भावुक, इतनी देशभक्ति से भरी कि आप उन्हें सच मानने लगें, आप उन्हें महसूस करने लगें, आप उन्हें दोहराने लगें, आप उन्हें अपने दोस्तों को बताने लगें। आज हम एपीडॉक पर इस कहानी को परत बर परत खोलेंगे, ठीक वैसे जैसे कोई अनुभवी जासूस किसी जटिल मर्डर केस को सुलझाता है, धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करते हुए, हर कोने को जांचते हुए, हर छिपे हुए इशारे को पकड़ते हुए। क्योंकि कई बार सिनेमा सिर्फ सिनेमा नहीं होता, कई बार वो एक हथियार बन जाता है, एक रणनीति बन जाता है, एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा बन जाता है। और इस खेल का नाम है धुरंधर 2। जब इस फिल्म का पहला ट्रेलर रिलीज हुआ तो पूरा देश हिल गया। स्क्रीन पर बड़े बड़े डायलॉग गूंज रहे थे, तेज खून में उतरने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक दिल की धड़कन बढ़ा रहा था, दुश्मन के खिलाफ आग उगलते नायक, देशभक्ति की लहर। हर शॉट में वो महसूस होता था कि आप कुछ बहुत बड़ा देखने वाले हैं, कुछ ऐसा जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जागृति है, कुछ ऐसा जो आपके अंदर छिपी देशभक्ति को जगा देगा। लोग ट्रेलर देखते ही थिएटर टिकट बुक करने लगे, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हो गया। हर कोई कह रहा था ये तो फिल्म नहीं, इतिहास है। लेकिन अगर आप थोड़ा ठहर कर ठंडे दिमाग से देखें तो एक अलग ही तस्वीर उभरती है। फिल्म बनाने वाले लोग किसी साधारण डायरेक्टर की तरह नहीं लगते, वे किसी टॉप क्लास एडवर्टाइजिंग एजेंसी के क्रिएटिव हेड की तरह काम कर रहे थे। उनका लक्ष्य सिर्फ एक अच्छी कहानी सुनाना नहीं था, उनका लक्ष्य था एक भावना पैदा करना, एक विश्वास पैदा करना, एक सोच पैदा करना। वे दर्शक के मन को नहीं बल्कि दर्शक की आत्मा को टारगेट कर रहे थे। और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट। फिल्म शुरू होती है, स्क्रीन पर पहली लाइन आती है, ये एक काल्पनिक रचना है जो असल घटनाओं से प्रेरित है। ठीक नीचे दूसरी लाइन, किसी भी व्यक्ति, घटना या संस्था से समानता महज एक इत्तेफाक है। अगर आप सामान्य दर्शक हैं तो आप ये पढ़ते हैं, एक पल के लिए सोचते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं से असली रूप लेती है, क्योंकि कुछ ही मिनट बाद स्क्रीन पर ऐसे चेहरे दिखते हैं जिन्हें पूरा देश पहचानता है। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, असली न्यूज़ फुटेज, दाऊद इब्राहिम का नाम, पाकिस्तान के आतंकवादी कैंप, सब कुछ इतना रियल कि लगता है आप डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर ये सब असली है तो ये काल्पनिक कैसे हुआ? यही आता है इस कहानी का पहला ट्रिक। ये डिस्क्लेमर असल में एक लीगल चीट कोड है, बिल्कुल वैसा ही जैसे टोमेटो केचप की बोतल पर बड़े अक्षरों में लिखा हो फ्रेश टोमेटो से बना, और नीचे बहुत छोटे अक्षरों में ये वास्तविक टमाटरों से पूरी तरह नहीं बना, कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिले हैं। तकनीकी रूप से कंपनी झूठ नहीं बोल रही, लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं बता रही। दर्शक को धीरे धीरे उस जगह ले जाया जाता है जहां सच और कहानी की सीमा धुंधली हो जाती है। आपको लगता है कि आप इतिहास देख रहे हैं, लेकिन शायद आप एक बहुत चतुर नैरेटिव देख रहे होते हैं। अब कहानी थोड़ी और दिलचस्प होती है। साइकोलॉजी में एक शब्द है इमोशनल प्राइमिंग। इसका मतलब बहुत सरल है, पहले इंसान के मन में एक तीव्र भावना पैदा करो, फिर उस भावना पर अपनी कहानी बिठा दो। फिल्म इसी तकनीक का बहुत चतुराई से इस्तेमाल करती है। शुरुआत में एक सीन दिखाया जाता है, पाकिस्तान का एक बेहद हिंसक खूनी दृश्य। गोलियां चल रही हैं, चीखें गूंज रही हैं, खून बह रहा है, बच्चे रो रही हैं, माएं चिल्ला रही हैं। तनाव इतना कि आपकी सांस रुक जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस सीन का मुख्य कहानी से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो फिर ये क्यों दिखाया गया? क्योंकि ये सीन आपके दिमाग में एक भावना पैदा करता है, गुस्सा, खून का गुस्सा, देश के प्रति गुस्सा, दुश्मन के प्रति गुस्सा।
इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आप एक हलवाई की दुकान पर जाते हैं। हलवाई आपको पहले बहुत तीखी जलाने वाली मिर्च खिलाता है। आपकी जुबान जल रही है, आंखों में पानी आ रहा है, आप पानी ढूंढ रहे हैं और तभी वो कहता है, अब ये मिठाई खाइए, बहुत बढ़िया है, मीठी और ठंडी। उस वक्त आपको वो मिठाई स्वर्ग जैसी लगेगी, क्योंकि आपकी जुबान को राहत चाहिए। डायरेक्टर ने भी यही किया। पहले दर्शकों की भावनाओं को गर्म किया, आग लगाई, फिर अपनी कहानी परोसी। गुस्से में इंसान तर्क कम और भावना ज्यादा सुनता है और यहीं से फिल्म एक नई दिशा में जाती है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आमतौर पर फिल्मों में क्या होता है, हीरो अच्छा होता है, विलन बुरा होता है, लेकिन इस फिल्म में एक अलग चीज होती है। विलन सिर्फ बुरा काम नहीं कर रहा, वो बार बार प्रधानमंत्री की तारीफ भी कर रहा है। एक सीन में दाऊद का किरदार कहता है, जब से ये चाय वाला आया है हमारे लोगों में डर बढ़ गया है, उसने हमारी नींद हराम कर दी है। अब जरा सोचिए, देश का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि जब हीरो खुद अपनी तारीफ करे तो वो फिल्मी लगता है, लेकिन जब दुश्मन तारीफ करे तो वो सच कह जैसा लगता है। ये एक पुरानी मार्केटिंग तकनीक है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट खुद कहे मैं बहुत अच्छा हूँ, तो लोग शक करेंगे, लेकिन अगर उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कहे कि हाँ ये सच में खतरनाक है, हमें डर लगता है, तो लोग उसे गंभीरता से लेते हैं। यही इस फिल्म की रणनीति है। लगभग ऐसा है जैसे मार्वल फिल्म में थैनोस अचानक कहे कि स्पाइडरमैन से मुझे डर लगता है, वो बहुत पावरफुल है। तर्क के हिसाब से अजीब है, लेकिन मार्केटिंग के हिसाब से मास्टर स्ट्रोक है। अब कहानी और गहरी होती है। फिल्म दावा करती है कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, लेकिन अगर आप तथ्यों को ध्यान से देखें तो कई चीजें अलग नजर आती हैं। फिल्म में एक दावा किया जाता है, अमेरिका नहीं चाहता था कि मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन वास्तविक घटनाओं को देखें तो चुनाव से कुछ महीने पहले ही अमेरिकन एम्बेसडर उनसे मिल रही थी। चुनाव जीतने के दिन ओबामा ने खुद उन्हें फोन किया था। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल ये है फिल्म कौन सा हिस्सा दिखा रही है और कौन सा नहीं। फिर आता है नोटबंदी वाला हिस्सा। फिल्म कहती है कि पाकिस्तान से 60,000 करोड़ की नकली करेंसी आ रही थी और इसी वजह से नोटबंदी जरूरी थी, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि उस साल लगभग 43 करोड़ की नकली करेंसी पकड़ी गई। दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है और यही अंतर कहानी और वास्तविकता के बीच की दूरी दिखाता है। अब इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, क्योंकि कई बार सच्चाई इस बात में नहीं होती कि क्या दिखाया गया है, सच्चाई इस बात में होती है कि क्या नहीं दिखाया गया है। फिल्म में कई घटनाएं गायब हैं। 2015 जब प्रधानमंत्री मोदी अचानक पाकिस्तान गए थे और नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई थी, फिर उसके कुछ दिन बाद पठानकोट हमला, पुलवामा हमले से पहले के कई इंटेलिजेंस इनपुट, ये सब इस कहानी में नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरी तस्वीर देखेंगे तो कहानी उतनी सीधी नहीं लगेगी और एक विज्ञापन हमेशा वही दिखाता है जो प्रोडक्ट को अच्छा दिखाए, कमियां नहीं। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर आती है। जब कोई फिल्म 1947 की बात करती है तो बहुत कम लोग उसे चेक कर सकते हैं, लेकिन 2016, 2019, 2023 ये वो साल हैं जिन्हें आपने खुद जिया है। आपने एटीएम की लंबी लाइनें देखी थी, आपने खबरें देखी थी, आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी थी, लेकिन फिल्म आपसे कहती है जो आपने देखा वो सच नहीं था, जो स्क्रीन पर दिख रहा है वही असली कहानी है। और यही कहलाता है गैस लाइटिंग, जब धीरे धीरे आपको ये महसूस कराया जाता है कि आपकी अपनी यादें भी गलत हो सकती हैं। आखिर ये फिल्म है या कुछ और? अब सवाल ये नहीं रह जाता कि फिल्म अच्छी है या बुरी, सवाल ये है ये फिल्म क्या करने की कोशिश कर रही है। क्या ये सिर्फ मनोरंजन है या ये एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है? जब कोई कहानी इतनी सावधानी से बनाई जाती है, जब हर सीन एक भावना पैदा करता है, जब हर डायलॉग एक दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है, तो वो सिर्फ सिनेमा नहीं रह जाता, वो एक मैसेजिंग सिस्टम बन जाता है। और शायद इसी वजह से कुछ लोग इसे पीक सिनेमा कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे कुछ और कहते हैं, दुनिया का सबसे महंगा राजनीतिक विज्ञापन। कहानी का आखिरी सवाल अब आपके लिए है। अब जब आप अगली बार थिएटर में बैठेंगे और स्क्रीन पर कोई बड़ी कहानी चलेगी, तो शायद आप एक पल के लिए रुकेंगे और सोचेंगे, मैं जो देख रहा हूँ क्या ये सिर्फ कहानी है या ये किसी कहानी को सच मानने की तैयारी है? यही सवाल इस पूरी कहानी का असली हुक है और शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना आज के दौर में सबसे जरूरी है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो एपीडॉक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कभी कभी सिनेमा समझना सिनेमा देखने से ज्यादा दिलचस्प होता है।